Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Economics World. In the previous class, we have studied the consumption and investment concept of economics. In this class, we'll study the very last topic of this chapter, that is saving and inflation. So let's start. Now, what do you mean by saving? Saving क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझिए, सेविंग इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन. जो भी हमारे पास टोटल इनकम आती है, जब हम उसमें से कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं तो वो हमारी क्या होती है? सेविंग. जैसे मान लीजिए कि हमारे पास टोटल इनकम आ रही है 50,000 एंड उसमें से हम कंज्यूम कितना कर रहे हैं? 30,000. देन हमारी सेविंग क्या हुई? हमारी टोटल इनकम 50,000 है, हम कंज्यूम 30,000 कर रहे हैं, तो हमारी सेविंग क्या हुई? 20,000. Why? Because we subtracted the total income from the consumption, right? So saving is equal to income minus consumption. Income is denoted by capital Y, consumption by capital C, and saving by capital S. Now, what are the forms of saving? So, first form of saving is ex ante saving. It is what the saver in the economy plan to save. आप समझिए, एक्स एंटे सेविंग मतलब होता है कि जो हम लोग प्लान करते हैं कि हाँ हम इतना सेव करेंगे. इट इज ऑल्सो नोन एज प्लान सेविंग और इंटेंडेड सेविंग. जैसे मान लीजिए कि हमारी इनकम 50,000 है और हम प्लान कर रहे हैं कि सब खर्चा वगैरह करने के बाद, कंज्यूम वगैरह करने के बाद हमारे पास 20,000 रुपीज बचेगा. अभी तक हमने स्पेंड नहीं किया है, लेकिन हम उसको मान रहे हैं कि हाँ मतलब अप्रॉक्स इतना बचेगा. तो वो हमारी क्या हो गई? एक्स एंटे, मतलब हम लोग प्लान कर रहे हैं. एक्स पोस्ट क्या होती है? ये एक्चुअल सेविंग होती है. whatever is left out after deducting consumption expenditure from the income, it is called ex post saving. ये होती है हमारी जब हम लोग टोटल इनकम में से जो सच में हमारी कंजम्पशन जब हम कर लेते हैं और जो रियल अमाउंट बचता है वो हमारी क्या हो गई? एक्स पोस्ट सेविंग. इंडिविजुअल सेविंग क्या होती है? It refers to disposable income of an individual minus consumption expenditure. Disposable income क्या होता है? Disposable income मतलब वो इनकम जिसमें से हम टैक्सेस, सिक्योरिटी चार्जेस वगैरह वो सब जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो जो इनकम होती है वो डिस्पोजेबल इनकम. एंड if it refers to the disposable income of an individual minus consumption expenditure. and सब टैक्सेस वगैरह माइनस करने के बाद भी जो हमारे पास इनकम बचती है उसमें से भी जब हम कंजम्पशन उसका माइनस कर देते हैं तो वो हमारी क्या हो गई? इंडिविजुअल सेविंग. एंड व्हाट इज एग्रीगेट सेविंग? इट रेफर्स टू द टोटल सेविंग फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी में जितने भी सोर्सेज हैं, हम पर सोर्स में से जहां से भी सेविंग कर रहे हैं वो हमारी क्या हो गई? एग्रीगेट सेविंग. उसका फॉर्मूला क्या होता है? पर्सनल सेविंग प्लस बिजनेस सेविंग प्लस गवर्नमेंट सेविंग. तो एग्रीगेट मतलब टोटल होता है. तो आप ये समझिए कि हमारी इकोनॉमी में जो भी हम टोटल सेविंग कर रहे हैं हमारे डिफरेंट सोर्सेज से, तो वो हमारी क्या हो गई? एग्रीगेट सेविंग. नाउ वी विल स्टडी अबाउट इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन समझिए आप, ये क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब जब हमारे यहाँ पे प्राइजेस राइज हो जाते हैं तो हमारे इकोनॉमी में क्या सिचुएशन होता है? इन्फ्लेशन का सिचुएशन होता है, महंगाई का सिचुएशन होता है. इन्फ्लेशन इज अ स्टेज इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग, दैट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स आर राइजिंग. देखिए, टू कीवर्ड्स है, वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. वैल्यू ऑफ मनी मतलब हमारे हाथ में जितना पैसा है, परचेजिंग पावर. वैल्यू ऑफ मनी हमारे हाथ में घट जाता है. वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग. कब घटेगा? कब हम लोग को रियलाइज होगा कि हमारे हाथ में उतना पैसा नहीं है सामान खरीदने के लिए? जब हमारे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे? राइज हो जाएंगे. ये हमारा क्या होता है? इन्फ्लेशन. पहले आप मान लीजिए कि जो पोटैटोज हैं वो हमारे 30 रुपीज केजी मिल रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन के चलते वो 50 रुपीज केजी हो गए. तो हम लोग के पास, हमारी तो परचेजिंग पावर 30 रुपीज पर केजी है, पर अब 50 रुपीज पर केजी हो गया. तो वो हमारी सिचुएशन क्या हो गया? इन्फ्लेशन. कि हमारे हाथ में पैसा घट गया एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया. वो हमारा क्या हो गया? इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन अगर किसकी वजह से होता है? इसके दो बेसिक रीजन होते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? इट अकर्स व्हेन द प्राइस लेवल टेंड्स टू राइज ओइंग टू द प्रेशर ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी. जब हमारी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाती है तो हमारे प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं. क्यों? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई हमारा हमेशा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए. लेकिन इन केस हमारा डिमांड ज्यादा है एंड सप्लाई उतनी नहीं है, तो सप्लायर को क्या करना पड़ता है? प्राइसेस को बढ़ाना पड़ता है. तो जब हमारे डिमांड का प्रेशर हमारी इकोनॉमी में आता है तो हमारे प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, और ये हमारा राइज इन डिमांड एक इन्फ्लेशन का रीजन हो सकता है.
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? कॉस्ट पुश नाम से समझ में आ रहा है, कॉस्ट की वजह से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर द प्राइस लेवल टेंड्स टू राइज ओइंग टू राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे हमारा इन्फ्लेशन कैसे होता है? जब हमारे कॉस्ट बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, रॉ मटेरियल्स जो हमारे प्रोडक्ट बनाने में यूज होते हैं जब उनका कॉस्ट बढ़ जाता है तब हमारा क्या होता है? उसकी वजह से जो प्राइसेस इंक्रीज होते हैं उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बी रिलेटेड टू एक्सपेंसिव इनपुट्स। एक्सपेंसिव इनपुट्स मतलब मान लीजिए कि कार बन रही है, कार का प्रोडक्शन हो रहा है एंड जो उसमें रॉ मटेरियल्स हम यूज कर रहे हैं, जो मटेरियल्स इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं वो हमारे बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो वो हमारी जो लागत है, कॉस्ट है, वो हमारी ज्यादा होगी। तो उसकी वजह से जो हमारा अल्टीमेट जो प्रोडक्ट आएगा कार, उसका भी प्राइस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हमारी प्राइस कार का क्यों बढ़ा? क्योंकि जो हमारे इनपुट्स थे वो हमारे बहुत ही एक्सपेंसिव थे। तो that is example of cost push inflation. It may also related to shortfall in production due to natural factors such as flood, drought, etc. Related to shortfall in production मतलब हमारे मान लीजिए सप्लाई जब कम हो जाए इकोनॉमी में, सप्लाई कम होने के रीजंस क्या हो सकते हैं? हो सकता है फ्लड, जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं जैसे फ्लड, ड्राफ्ट और अर्थक्वेक्स वगैरह, इन सब की वजह से जब हमारा प्रोडक्शन में शॉर्टफॉल आ जाए तब भी हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का वो रीजन बनता है। एंड ड्यू टू मैन मेड फैक्टर्स ऑल्सो लाइक स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स इन द फैक्ट्रीज, जब ये होगा तब भी हमारा प्रोडक्शन ऑन प्रोसेस नहीं होगा, सप्लाई कम होगी, और सप्लाई कम होने की वजह से क्या होगा? वो डिमांड को मैच नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारे प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे ताकि लोग सामान खरीदने में सोचे 2-3 बार। तो ये हमारा इन्फ्लेशन का कंसेप्ट था और ये हमारे लास्ट के 2 कंसेप्ट थे। अब मैंने आपको इसमें सारे कंसेप्ट्स पढ़ा दिए, यूटिलिटी से इन्फ्लेशन तक। इसकी मैंने पूरी पार्ट्स में पढ़ाया है, 6 पार्ट्स हैं इसके टोटल, जिसमें मैंने एक एक करके सबको कवर किया है। आप पॉज करके इसके भी नोट्स लिख लीजिएगा एंड इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।